नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह, बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री एंड ड्रामा सेक्शन में। जो नेक्स्ट पोएम है इकोलॉजी बाय ए.के. रामानुजन। आज हम उस पोएम के बारे में, पोइट के बारे में पढ़ेंगे इस पहली वीडियो में। तो ए.के. रामानुजन, इनका जन्म हुआ था 1929 मैसूर में और इनकी डेथ हुई थी 1993। यूनाइटेड स्टेट गए हुए थे, वहीं थे इलिनॉइस स्टेट के शिकागो शहर में इनकी डेथ हुई थी। और ए.के. रामानुजन, जिनका पूरा नाम पिछली पीडीएफ में भी मैंने लिखा हुआ था, अच्युत कृष्णस्वामी रामानुजन, ये भारत के उन मुख्य कवियों में से एक हैं जिन्होंने इंग्लिश भाषा में ना सिर्फ लिखा बल्कि इंग्लिश भाषा में भारतीय लेखनी को, भारत की जो इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश है, उसे इंटरनेशनली फेमस कर दिया। ए.के. रामानुजन 1929 टू 1993, इनका 64 साल का जो लाइफ स्पैन है, इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वेल नॉन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्स हु मेड इंडियन वर्स इन इंग्लिश इंटरनेशनली पॉपुलर। प्रोबेबली, शायद, वो भारत के मोस्ट वेल नॉन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्स हैं। इंडियन इंग्लिश, भारतीय इंग्लिश में लिखने वाले पोइट्सों में से एक है। हु मेड, जिन्होंने बना दिया, इंडियन वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर पॉपुलर, जिन्होंने इंडियन वर्स इन इंग्लिश इंटरनेशनली पॉपुलर, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पॉपुलर बना दिया। ही बिलोंग टू मैसूर इन इंडिया, वो मैसूर स्टेट से बिलोंग करते थे, इंडिया की। एंड टॉट इन मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, और भारत की कई यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने टीचिंग का काम किया। देन ही माइग्रेटेड टू अमेरिका, देन he moved to America. He became a lecturer in the University of Chicago in 1962, where he worked till his death in 1993. अमेरिका जाने के बाद वहाँ उन्होंने became a lecturer, यहाँ लेक्चर लिखा हुआ है, lecturer in the University of Chicago in 1962. 1962 में वो वहाँ जाके एक लेक्चरर बन गई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, वे ही वक्त जहाँ उन्होंने कार्य किया अपनी डेथ तक 1993 तक। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स ब्रीथ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, उनका जो मुख्य जितना भी कार्य है उसका अधिकतर भाग भारतीय है, चाहे वो अमेरिका में काफ़ी सालों तक रहे, लेकिन उनकी जो मोस्ट ऑफ द वर्क जो उन्होंने लिखा, इट ब्रीथ्स, इसमें इस प्रकार की सांस है किसकी, इंडियन कल्चर की, भारतीय कल्चर की एंड ट्रेडिशन की। ही रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़, उन्होंने कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड पोस्टमसली, तो उन्हें साहित्य अकादमी का जो अवार्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, साहित्य के लिए, वो उन्हें पोस्टमसली, मतलब आफ्टर हिज डेथ, पोस्टमसली आफ्टर हिज डेथ, उनकी मौत के बाद 1999 में, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स द कलेक्टेड पोएम्स, उनका जो कलेक्टेड पोएम्स नाम से जो वर्क था, जो उनका पोइट्री कलेक्शन था, उसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, हालांकि तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। हिज फेमस पोइट्री कलेक्शंस आर, उनके जो मुख्य पोइट्री कलेक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको वर्क्स भी याद करने होते हैं पोइट्स के, वो हैं द स्ट्राइडर्स, रिलेशंस, सिलेक्टेड पोइम्स, सेकंड साइट एट्सेट्रा। ये उनके पोइट्री कलेक्शंस के नाम हैं। रामानुजन बहुत ही वर्सटाइल लेखक थे। ही वॉज अ पोइट, स्कॉलर, प्रोफेसर, फिलोलॉजिस्ट, फोकलोरिस्ट, ट्रांसलेटर, प्ले राइट। तो पोइट, स्कॉलर आप समझते हैं, प्रोफेसर भी आप समझते हैं, फिलोलॉजिस्ट एक भाषा विज्ञानी, एक फोकलोरिस्ट, उन्हें लोक कथाओं के बारे में भी अच्छा ज्ञान था, ट्रांसलेटर एंड अ प्ले राइट, ये सब उनके मुख्य कार्य रहे हैं। तो ये जो पोएम है इकोलॉजी, वो एक्चुअल में चंपक जो पेड़ होता है उस पेड़ के बारे में, पेड़ों के बारे में है, उसका रिलेशन विद नेचर का रिलेशन पोइट के साथ, या पोइट खुद की कहानी बता रहा है या किसी पर्सन जिसके रूप में वो बोल रहा है उसकी स्टोरी बता रहा है, उसका रिलेशन उस पेड़ के साथ, और उसकी माँ का रिलेशन, उसके परिवार का रिलेशन उस पेड़ के साथ है। तो स्टोरी का मुख्य पार्ट जो है उसके बारे में हम देखते हैं, पोएम का जो मुख्य थीम है उसके बारे में। इकोलॉजी इज़ रामानुजन्स वेल नॉन पोएम, ये उनकी एक वेल नॉन पोएम है। It depicts the blind and innocent faith of an uneducated Indian woman, यहाँ uneducated होना चाहिए, तो थोड़ा मिस्टेक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पोएम है ये एक ब्लाइंड और इनोसेंट फेथ, मतलब एक अंधश्रद्धा या एक प्रकार से भोलापन वाली श्रद्धा जो उस अनएजुकेटेड इंडियन वुमन की है उन पेड़ों के प्रति, उसके चाहे वो उनके कारण दुख पा रही है, उन्हें एलर्जी है पेड़ के फूलों से जो पोलन आते हैं, जो मतलब एक प्रकार से गंध देता है, इस पेड़ से गंध निकलती है जो
फ्रेगरेंस आती है उससे उन्हें एलर्जी है, फिर भी उसका जो फेथ है वो उन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देता। वो इनका उस औरत का इतना लगाव है उन पेड़ों से, इतना उसका श्रद्धा है, ये मान लीजिए कि वो दुख सह रही है लेकिन उन्हें काटने की अनुमति वो नहीं देती। दिस वुमन इज़ द पोइट्स ऑन मदर, और ये वुमन है कौन? पोइट की खुद की माँ, पोइट की, या पोइट जिस व्यक्ति के रूप में बोल रहा है उसकी। शी हैज़ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द चंपक ट्रीज़ इन हर यार्ड। ये जो चंपक के ट्रीज़ हैं इनके प्रति उसे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। दे हैव बीन देयर फ्रॉम द टाइम्स शी कुड रिमेंबर एंड प्रोवाइडेड बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स टू द वीमेन इन द फैमिली टू ऑफर द गॉड्स। ठीक है, तो ये बहुत पुराने समय से है, ये पेड़ उसके घर में है और इन पेड़ों ने बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, इतने फूल इनमें लगते रहे हैं, टोकरियाँ भर भर के इस पेड़ पे लगते रहे हैं कि टू द वीमेन इन द फैमिली, जो घर की औरतें थी उनको ये पौधे टोकरियाँ भर भर के फूल देते रहे हैं ये पेड़, ताकि वो उन फूलों से अपने देवताओं की, गॉड्स की पूजा कर सकें। इसलिए ये पेड़ बहुत ही लगाव वाले हैं उस औरत के लिए, उसकी माँ के लिए। बट द फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर्स गिव हर सेवरल अटैक्स ऑफ माइग्रेन। लेकिन जब फूल लगते हैं, जब पोलन का टाइम आता है, तब जो फ्रेगरेंस, जो उससे गंध निकलती है, जो सुगंधी देते हैं वो पौधे, वो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। बिकॉज इट गिव्स हर सेवर अटैक्स ऑफ माइग्रेन। ठीक है, उसे बहुत ही दर्दनाक माइग्रेन आता है। माइग्रेन सिर में दर्द होता है एक प्रकार से, इस प्रकार की प्रॉब्लम उसे वो देते हैं। एंड सो हर चिल्ड्रन डिसाइड टू कट देम डाउन। तो उसके जो बेटे हैं या बच्चे हैं उस औरत के, वो उन पेड़ों को काटने का डिसीजन लेते हैं, कट देम डाउन। व्हेन शी हियर्स अबाउट दिस, लेकिन जब वो सुनती है कि पेड़ों को काटने का डिसीजन लिया जा रहा है, दिस शी फ्लाइज इनटू अ फ्यूरी, वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है। एंड एडमेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट हर चिल्ड्रन, और बहुत ही मजबूती के साथ, एडमेंटली बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूती के साथ, बहुत सख्ताई से प्रोटेस्ट करती हैं, विरोध करती हैं अगेंस्ट हर चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों के विरुद्ध। The poet implies that through her love for the trees, unaware his mother is becoming a strong spokesperson for the protection of nature and her trees. पोइट डायरेक्टली नहीं कहता, लेकिन उसका भावना ये है कि पेड़ों के प्रति जो उसका प्यार है उस औरत का, उन चंपक के पेड़ों के प्रति, एक प्रकार से वो अनअवेयर, जानबूझ के नहीं, वो उसमें कोई प्रकृति प्रेम वाली बात नहीं है, लेकिन बस उन पेड़ों से लगाव है। इसके ज़रिए वो एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग स्पोक्स पर्सन बन रही है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड हर ट्रीज। वो प्रकृति और पेड़ों की रक्षा के लिए एक प्रकार की स्पोक्स पर्सन बन रही है, उनके पक्ष में बोल रही है। एंड द पोइट हिमसेल्फ रिप्रेजेंट्स द एजुकेटेड मॉडर्न मैन एंड लग्जरी फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टू नेचर, हु फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टू नेचर। यहाँ थोड़ी ग्रामर मिस्टेक है। पोइट जो खुद जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट, एक तरफ माँ है जो प्रकृति को बचाने वालों के पक्ष में है एक प्रकार से, एक तरफ पोइट खुद है जो एजुकेटेड मॉडर्न मैन और लग्जरी जो जीने वाले लोग हैं उनका जो ड्यूटी है नेचर के प्रति जिसे वो भूल गए हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये माँ और बेटे के बीच की मतलब एक प्रकार से द्वंद्व है कि क्या पेड़ों को काटा जाए या नहीं काटा जाए। तो ये पोइम का बारे में इंट्रोडक्शन था, पोइट था A.K. रामानुजम। अब हम थोड़ा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कुछ पार्ट तक इसे पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी टेक्स्ट ऑफ द पोइम। द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन, जैसे ही पहली बारिश हुई, फर्स्ट रेन जैसे ही हुई, मानसून की पहली बारिश के बाद, फॉर ईयर्स आई वुड होम इन अ रेज, इंटरेस्टिंग व्हाट आर यू सो मैड अबाउट स्पीकर। कई सालों तक आई वुड होम, जैसे ही पहली बारिश होती थी मानसून की, कई सालों तक आई वुड होम इन अ रेज, जैसे ही मैं घर जाता था मुझे गुस्सा आ जाता था। रेज मतलब क्रोध। इंटरेस्टिंग व्हाट आर यू सो मैड अबाउट स्पीकर, कि वो खुद से सवाल पूछ रहा है या कोई उससे सवाल पूछ रहा है कि ये इंटरेस्टिंग बात है और आप ऐसा क्यों है। व्हाट आर यू सो मैड अबाउट, किस बात के लिए आप इतने मैड हैं। व्हाट आर यू सो मैड अबाउट स्पीकर, क्वेश्चन। फॉर आई कुड सी फ्रॉम अ माइल अवे, क्यों मैड हूँ, क्योंकि मैं 1 मील से देख सकता था, लगभग 1 मील दूर से जब मैं घर की ओर आता था तो मुझे नज़र आ जाते थे। फ्रॉम अ माइल अवे, वो 2 बार बोलता है,
1 माइल दूर से ही मुझे पता चल जाता था। ऑन द वे होम ओवर 3 चंपक ट्रीज़, हमारे घर पे जो 3 चंपक के पेड़ थे वो मुझे 1 मील से ही दिख जाते थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता था। ओवर 3 रेड चंपक ट्रीज़, हमारे 3 लाल चंपक के ट्रीज़, लाल तने वाले हो सकते हैं, हैड डन इट अगेन। क्यों गुस्सा आ जाता था? उन पेड़ों ने फिर वो घेर दिया था, वही काम कर दिया था। क्या कर दिया था? मीनिंग दे हैव डन इट बिफोर, दोबारा कर दिया था, इसका मतलब वो पहले भी ऐसा करते रहे थे। क्या करते रहे थे? हैड बर्स्ट इनटू फ्लावर एंड गिवन मदर हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन, उनमें फूल लग पड़े थे, फूट पड़े थे। क्या? फर्स्ट मतलब फूट पड़ना, इनटू फ्लावर, फूलों में वो फूट पड़े थे, और उन्होंने क्या कर दिया था? गिवन मदर, माँ को दे दिया था, हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन, अंधा कर देने वाला सिर दर्द जो है वो माँ को दे दिया था। ये देख के दूर से ही मैं देख लेता था कि फूल लग गए हैं, और मुझे गुस्सा आ जाता था कि बारिश के बाद जो फूल लगे हैं उसके कारण मुझे याद आ जाता था कि मेरी माँ को बहुत सर दर्द होता है, और ये सोच के उसे गुस्सा आ जाता था। हर फर्स्ट ब्लाइंडिंग माइग्रेन, फर्स्ट बट नॉट लास्ट, पहला, इस साल का पहला, मानसून के बाद पहला, लेकिन लास्ट नहीं। ये तो चलता रहेगा जब तक ये मानसून चलेगा, जब तक ये रुत चलेगी फूलों की। ब्लाइंडिंग बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पेन शी इज़ इन ऑफ द सीज़न, दीज माइग्रेन्स लास्ट द होल सीजन। क्यों ब्लाइंडिंग? क्यों अंधा कर देने वाला? क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा द एक्सटेंट ऑफ पेन, पेन की जो इतनी ज़्यादा एक्सटेंट है, इतना ज़्यादा उसकी पेन की तीव्रता है, शी इज़ इन, जिस पेन में वो होती है, इन ऑफ द सीज़न, दीज माइग्रेन्स लास्ट द होल सीज़न, और ये जो सरदर्द के जो प्रॉब्लम है वो पूरे सीज़न चलते रहते हैं, पूरे सीज़न। विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हैवी हंग येलो पोलन फॉग ऑफ फ्रेगरेंस, और कैसे? स्ट्रीट लॉन्ग, पूरी गली तक लंबे फैले हुए, हैवी हंग, बहरी रूप से लटके हुए, येलो पोलन, पीले रंग के पोलन, फूल जो फूल आए हुए हैं, फॉग, जो फूल आता है फूल के साथ वो एक प्रकार की फॉग, धुआं से छोड़ते हैं, एक प्रकार से गंध छोड़ते हैं, क्योंकि पोलन जो परागकण होते हैं फूलों में वो झड़ते रहते हैं और दूसरे पेड़ों पे जाते रहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से येलो, पीले रंग के पोलन फॉग ऑफ फ्रेग्रेंस जो है वो चलती रहती है, और वो स्ट्रीट लॉन्ग पूरी गली में फैली रहती है। द पोलन ग्रेन्स है मेड द एयर थिक लाइक फॉग, और ये पोलन के जो पीस हैं या पोलन के जो बारीक कण हैं, ग्रेन्स हैं, इन्होंने क्या कर दिया? हवा को भी कोहरे की तरह, फॉग की तरह थिक कर दिया, मोटा कर दिया, भारी कर दिया है, कि हवा में इतने ज़्यादा पोलन है, इतना ज़्यादा इसकी गंध फैली हुई है कि वो सिर को चढ़ती है और कई लोगों को माइग्रेन देती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी माँ। इनफैक्ट द एयर इज़ सो येलो, कि हवा भी इतनी येलो हो गई है, विद इट्स हेडी सेंट नो विंड कुड सिफ्ट, कि इतनी भारी हो गई है, इतनी येलो हो गई है, और इसकी हेडी सेंट के साथ, ये सिर में चढ़ने वाली जो सेंट है उसके साथ, नो विंड कुड सिफ्ट, कोई भी विंड उसे वहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकती। द ब्रीज कैन नॉट ब्लो अवे दिस फॉग, हवा भी वहाँ से उस फॉग को, उस कोहरे को, पीले कोहरे को, उस स्मेल को, उस फ्रेगरेंस को नहीं हटा सकती। नो डोर कुड शट आउट, और ना ही कोई दरवाज़ा बंद करने से वो गंध बाहर रह सकती है। गंध को अगर आप चाहे दरवाजे बंद कर लो तब भी वो गंध अंदर आती है, वो सुगंध जो फ्रेगरेंस है वो अंदर आती है। एंड द डोर्स कैन नॉट कीप इट आउट ईदर, ना तो कोई डोर इसे अंदर बंद कर सकती है और ना ही कोई डोर इसे बाहर रख सकती है। यानी कि ना तो आप गेट बंद कर लो बड़ा घर का तो क्या वो गंध अंदर नहीं रहेगी, और अगर आप अंदर बैठ के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तब भी वो गंध बाहर नहीं रहेगी। ना तो अंदर से ना बाहर से आप गंध को दबा सकते हैं। द होल स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ देम इज़ थिक विद इट, और इन पेड़ों के आगे जो पूरी गली है वो सारे की सारे इससे भरी पड़ी है, थिक हो गई है फूलों से, पीले से और उस गंध से। इट विल सीप इन थ्रू द गैप्स, और ये जो गंध है वो गैप्स में, दीवारों में से भी घुस जाएगी। सीप इन मतलब रिस जाना, ठीक है, तो वो सीप इन कर जाएगी थ्रू द गैप्स फ्रॉम आवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, हमारा जो काले पिलर वाला हाउस है, काले स्तंभों वाला जो घर है, उस घर के गैप्स में से घुस जाएगी। हुज वॉल्स हैड ईयर्स एंड आइज़, जिस घर के दीवारों में इतने कान और आंखें थी, मतलब कोई छेद होंगे या उस प्रकार के दरारें होंगी, उस घर में भी जो और सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता था। बिगिन्स पर्सोनिफाइंग द हाउस, स्केल, स्मेल, बोन क्रैक्स, नाइटली विजिटिंग नो वॉइसेस एंड वर्पोरस पोलन विल गेट इन थ्रू द होल्स लाइक अस, ठीक है। तो वो बिगिन्स पर्सोनिफाइंग द हाउस, उसमें घर जो है वो एक इंसान की तरह, पर्सोनिफाइंग पर्सन की तरह है। द हाउस, स्केल्स, स्मेल्स,
बोन बोन क्रीक्स, हड्डियों का चटकना, स्मेल, नाइटली विजिटिंग वॉइसेस, रात को बोली गई बातें, ये सब वर्ब जिनको वो आँखों और कानों की तरह वो सुन लेता था, गर्ज सोख लेता था, लेकिन एंड पोरस पोलन विल गेट इन थ्रू द होल्स लाइक अस। ठीक है, तो हमारी जो है वो जो पोरस पोलन है, वो जो फ्रेगरेंस है, वो जो पोलन आया हुआ है, वो जो पराग कण आए हुए हैं उसके ऊपर, वो सब जो है हवा के साथ या मान लीजिए या घर में बदबू के रूप में वो घुस ही जाएंगे, गेट इन थ्रू द होल्स, उन दरारों के छेदों के बीच में से। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी विल ब्रीद इन दिस फॉग ऑफ पोलन बट मदर, हम तो इसमें सांस ले लेंगे, हम सब इसमें सांस, वी विल ब्रीद इन दिस फॉग, हम सब ब्रीद कर लेंगे, बट मदर, लेकिन मदर नहीं। बाकी की पोएम हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक आप इस पोएम को पढ़ के देखिए। टेक्स्ट मैंने पहले पिछले अपने गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट किया था, तो आप टेक्स्ट को पढ़ के देखिए, आपको समझ आए। एक ही सेंटेंस में है और लगातार चलती है ये पोएम, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा वोकैबुलरी भी मुश्किल नहीं है, स्टोरी समझ आने के बाद आपको इसे समझना मुश्किल नहीं है। धन्यवाद।